चैप्टर्स 2281, 2282, 2283, 2284। चैप्टर स्टार्ट। फैंग युआन की नज़रों में एक पाल के लिए शक उभरा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। सोचा नहीं था कि ये लाइट गुअस गोल्डन पिलर के साथ मिलकर इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन अटैक करेगा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने स्मगली मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सॉफ्ट गोल्ड क्रैशिंग पिलर खास तुम्हारे रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को काउंटर करने के लिए ही डिजाइन किया गया था, कैसा लगा? फैंग युआन ने सर हिलाया। यह मूव अपनी ताकत छुपा सकता है और रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील पर एक अजीब टक्कर वाली फोर्स डाल सकता है ताकि रिवर्स फ्लो रिवर के अंदर घुस सके, जिससे किलर मूव का पूरा ऑपरेशन हाई बिगड़ जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह मूव अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। वर्ण, मैं इसे इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाता। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने सर हिलाया। उस भी इस बात का थोड़ा अफसोस हुआ। वो चाहता तो लाइट एम्परर को छोड़कर इस किलर मूव को फ्यूचर में फैंग युआन से निपटने के लिए बचा सकता था, लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ऐसा कभी नहीं करता। वो अपने सबसे बड़े बेटे को बचाने के लिए इस मूव को जाहिर करना बेहतर समझता। मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर गया, ये सोचना कि इसमें एक रैंक 9 इमॉर्टल गू शामिल होगा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने लाइट एम्परर से कहा, फादर, अब ये सब कहने का क्या फायदा? हमें यहां से भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मेरे तो अभी से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लाइट एम्परर ने जल्दी से जवाब दिया। भले ही वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास लौट आया था, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी थी। वो काफी अलर्ट था। तुमने अपनी खुद की लाइट बॉडी इनहेरिटेंस नहीं बनाई थी क्या? तुम्हारा पूरा जिस्म तो लाइट पाथ डाउ मार्क्स से ढका हुआ है, फिर तुम्हारे जिस्म पर बाल कैसे हो सकते हैं? जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक अजीब से टोन में पूछा। लाइट एम्परर ने उंगली घुमाया और पलट कर कहा, फादर, ये सब बातों का टाइम नहीं है। सिचुएशन बहुत खराब है, हमें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अचानक जोर से हंस पड़ा। तो फिर चलो निकलते हैं। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों में लाइट एम्परर और यूटियन ग्वांग को पकड़ा और तेजी से आगे बढ़ा। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। जायंट सन इमॉर्टल गू यहीं छोड़कर जाओ। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल ने एक साथ हमला किया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने दहाड़ते हुए दोनों वेनरेबल्स के हमलों का जवाब दिया, यहां तक कि दोनों हेवंस के कुछ हिस्से भी टुकड़े टुकड़े हो गए। अस धमाके के बीच में किलर मूव्स की यूएस खौफनाक ताकत के नीचे कुछ भी नहीं बचा। यहां तक कि जुड़े हुए इमेमोरियल 2 हेवंस भी तबाह हो गए और एक खाली जगह में बदल गए। अगले हाइपैल 2 हेवंस के आसपास के टुकड़े सुनामी की लहरों की तरह इस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर नॉर्दर्न प्लेन्स की गहराइयों से एक सुनहरा रास्ता फैल गया। यह था कैलामिटी लक ऑल्टर का सबसे तगड़ा मेथड, लक चेंजिंग गोल्डन लाइट पाथ। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने जानबूझकर कैलामिटी लक ऑल्टर को लॉन्जेविटी हेवन में अपनी विल और रैंक 9 इमॉर्टल एसेंस के साथ छोड़ा था। इस तरह लॉन्जेविटी हेवन के लक पाथ डाउ मार्क्स की बड़ी तादाद का इस्तेमाल करके लक चेंजिंग गोल्डन लाइट पाथ की पावर जबरदस्त तरीके से बढ़ गई और वो नॉर्दर्न प्लेन्स से बैटलफील्ड तक फैल गया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल, लाइट एम्परर और यूटियन ग्वान को इस रास्ते पर ले आया। उनकी स्पीड एकदम से बढ़ गई और वो पाल भर में बहुत दूर निकल गए। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन उनके हमले यूएस सुनहरे रास्ते के आसपास होने वाले लगातार एक्सीडेंट्स की वजह से एक दूसरे से टकराकर बेकार हो गए। भले ही एक वेनरेबल ने हमला किया हो, लेकिन 2 हेवंस के इस अजीबो गरीब हालत में उन्हें न सिर्फ सोल बीस्ट्स रोक रहे थे, बल्कि ब्लैक व्हाइट ओवरटर्निंग क्लाउड्स भी थे। ये थी लक चेंजिंग गोल्डन लाइट पाथ की ताकत। फैंग युआन ने कई बार हमला किया, लेकिन हेवनली सीक्रेट गू की रिफाइनमेंट के दौरान लगभग एक्सीडेंट्स हो जाते। फैंग युआन ने लक चेंजिंग गोल्डन लाइट पाथ की ताकत पहले भी देखी थी, लेकिन इस बार लॉन्जेविटी हेवन के डाउ मार्क्स के एम्प्लीफिकेशन की वजह से इससे निपटना बहुत मुश्किल हो रहा था। बूम! दोनों वेनरेबल्स ने नॉर्दर्न प्लेन्स तक पीछा किया और आखिरकार उन्होंने लक चेंजिंग गोल्डन लाइट पाथ को तबाह कर दिया। इस पैल जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल, लाइट एम्परर और यूटियन ग्वांग के साथ नीचे गिर पड़ा। पूरे टाइम में उस अपने इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खोलने का एक मौका तक नहीं मिला। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अपनी पूरी ताकत से लक चेंजिंग गोल्डन लाइट पाथ को मेंटेन कर रहा था ताकि दोनों वेनरेबल्स के अटैक्स को रोक सके। लड़ाई कितनी इंटेंस थी, ये एक नज़र में साफ था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने विजडम पाथ की पूरी ताकत दिखा दी थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास कुछ और करने का टाइम हाई नहीं था। एक और वजह थी, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल यूटियन ग्वांग को अपने इमॉर्टल एपर्चर में डालने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
वाइल्ड रैंक 9 लाइट गू यूटियन ग्वांग के जिस्म के अंदर था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का रैंक 9 ऑरा महसूस करके वो बहुत बेचैन हो रहा था। अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने कुछ भी अजीब हरकत की होती तो लाइट गू भड़क सकता था और उसके लिए कुछ बुरा कर सकता था। इसलिए वो सिर्फ लाइट एम्परर और यूटियन ग्वांग को लॉन्जेविटी हेवन की तरफ ले जा सकता था। हेवनली सीक्रेट गू की रिफाइनमेंट आखिरी कुछ स्टेप्स पर पहुंच रही है। फैंग युआन बहुत खुश था, लेकिन उसने चेहरे पर परेशानी वाले भाव लाते हुए चिल्लाया, जायंट सन, अस रैंक 9 इमॉर्टल गू को यहीं छोड़ दो। मैं तुम्हें उस नहीं लेने दूंगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की एट में एक पक्का इरादा दिखा। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके हमले और भी तेज हो गए थे। तीनों वेनरेबल्स की लड़ाई आखिरकार लॉन्जेविटी हेवन के पास पहुंच गई। जीत को सामने देखकर लाइट एम्परर जोर से हंसा और चिल्लाया, फादर महान हैं। लॉन्जेविटी हेवन के इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खुल गया। आखिरी मोड़ पर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का चेहरा एकदम गंभीर था। वो जरा सी भी लापरवाही करने से डर रहा था, कहीं कोई गलती ना हो जाए। जैसे ही उसने इमॉर्टल एपर्चर के एंट्रेंस में कदम रखा, रैंक 9 लाइट गू को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अचानक रिएक्ट किया और भागने की कोशिश की। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने ठंडी सांस ली और उस दबाने के लिए अपना पहले से तैयार मेथड इस्तेमाल किया। लेकिन ठीक उसी पाल फैंग युआन ने अपना रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव चला दिया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपना डिफेंसिव मेजर यूज किया, लेकिन यह रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव फैंग युआन ने लंबे टाइम से तैयार कर रखा था। इसमें इतनी जबरदस्त पावर थी कि इसने रैंक 9 लाइट गू को अफेक्ट कर दिया। क्रैक! एक हल्की सी आवाज के साथ लाइट गू की सतह पर दरार पड़ गई। ओ नहीं! लाइट एम्परर चिल्लाया। लेकिन शुक्र है, लाइट गू सिर्फ जख्मी हुआ था। वो बच गया और फैंग युआन के हमले से तबाह नहीं हुआ। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने आखिरकार लॉन्जेविटी हेवन में कदम रखा। उसने गुस्से से फैंग युआन को देखा और पूछा, हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल, क्या शानदार मेथड है। तुम्हारे इस मूव का नाम क्या है? फैंग युआन ठंडा सा मुस्कुराया, तुम्हारे पास सॉफ्ट गोल्ड क्रैशिंग पिलर है, तो मेरे पास क्रिपल्ड रिफाइनमेंट है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने इसकी फिर से तारीफ की और फिर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को देखा। दरवाजा बैंड किया और हवा में गायब हो गया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने गुस्से से लाल चेहरे के साथ फैंग युआन को देखा। उसने डांटा, जब तुम्हारे पास शुरू से हाई क्रिपल्ड रिफाइनमेंट किलर मूव था तो तुमने उस पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आखिर में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल कामयाब हो हाय गया। पूरे टाइम यूज फैंग युआन में कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी थी। फैंग युआन ने दांत पीसे, उसका चेहरा काला पड़ गया था। अगर मैंने लड़ाई के दौरान आखिरी वक्त में डिडक्शंस नहीं किए होते तो वो आखिरी हिट भी मुमकिन नहीं था। मैंने लाइट गू को जख्मी तो कर दिया, लेकिन तुमने क्या किया, स्टार कॉन्स्टलेशन? HMPH, अगर मैंने टाइम ना खरीदा होता तो क्या तुम ये कर पाते? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल बहुत नाखुश थी। वो फैंग युआन से बात करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो मुड़ी और चली गई। पूरे टाइम दोनों में से किसी ने भी लॉन्जेविटी हेवन पर हमला करने का नहीं सोचा। अपना खुद का हेडक्वार्टर्स होना सच में बहुत कन्वीनियंट है। फैंग युआन ने ठंडी सांस ली और वहां से चला गया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल बुरी तरह जख्मी था, लेकिन लॉन्जेविटी हेवन की वजह से एक बार वहां लौटने के बाद उस हराना नामुमकिन था। यह तो लॉन्जेविटी हेवन की बात है, हेवनली कोर्ट तो इससे भी ज्यादा खौफनाक है। फैंग युआन ने लक चेंजिंग गोल्डन लाइट पाथ की ताकत से अंदाजा लगाया और उस ठंड सी महसूस हुई। वो नॉर्दर्न प्लेन्स में नहीं रुका, वो तुरंत ईस्टर्न सी लौट गया। इस घमासान लड़ाई के बाद उसके ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट का इफेक्ट बहुत ज्यादा खर्च हो चुका था, बस नाम मात्र ही बचा था। लॉन्जेविटी हेवन, फादर, लाइट गू कैसा है? लाइट एम्परर बहुत चिंतित था। चिंता मत करो, भले हाई फैंग युआन एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल है और उसने लाइट गू को बुरी तरह जख्मी कर दिया है, मैंने उसी मौके का फायदा उठाकर यूज दबा भी दिया है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने खांसा और थोड़ा खून थूका। फादर, आप ठीक हैं? लाइट एम्परर ने पूछा। उसकी यादों में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल हमेशा शानदार और ताकतवर, एक ऐसी शख्सियत जिसे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन अब उसने देखा कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल थके हुए और जख्मी थे। वक्त बदल गया था। लाइट एम्परर ने पूरी घटना याद की और निराश हो गया। एक सूडो वेनरेबल होते हुए भी वो एक बेकार टूल से ज्यादा कुछ नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो लाइट गू को लुभाने वाला एक चारा था। इस लड़ाई में वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए एक बोझ था। फादर, आप जाकर अपना इलाज करवाइए। लाइट एम्परर बहुत चिंतित था। उसने अपने पिता को कभी इतने गंभीर जख्मों के साथ नहीं देखा था।
लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपना सर हिलाया। मुझे अन पर नजर रखनी होगी और ये पक्का करना होगा कि वो नॉर्दर्न प्लेन्स छोड़कर चले गए हैं। मैं उन्हें तबाही मचाने या हुवाइंजन ट्राइब्स का कत्ल करने नहीं दे सकता। लाइट एम्परर हैरान रह गया। वो महान वेनरेबल्स हैं, वो ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने फिर से सर हिलाया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल शायद ऐसा ना करे, लेकिन फैंग युआन चालाक और बेशरम है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इस लड़ाई में एक रैंक 9 इमॉर्टल गू हासिल किया है, फायदा बहुत ज्यादा हुआ है। तुम सच में मेरे बेटे हो। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की तारीफ से लाइट एम्परर को और जोश आ गया। उसने अपनी छाती पीटते हुए विश्वास दिलाया, फादर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। खांस खांस। क्योंकि उसने खुद को कुछ ज्यादा ही जोर से पीट लिया था, वो जवाब में थोड़ा खून थूके बिना नहीं रह सका। बाप बेटे ने एक दूसरे को एक कड़वी मुस्कान के साथ देखा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने हाथ हिलाया, तुम भी बुरी तरह जख्मी हो, जाओ और आराम करो। इस बार सबसे बड़ा फायदा हमने उठाया है, अब हमें आराम करना होगा और अपने फायदे को डाइजेस्ट करना होगा। एक बार हमारी ताकत बढ़ जाए, हम उन्हें कई गुना ज्यादा लौटाएंगे। लाइट एम्परर ने हिचकी काटे हुए कहा, फादर, लाइट गू जख्मी है, हम क्या करेंगे? फेट गू को ठीक करने में हेवनली कोर्ट को भी बहुत टाइम और बेहिसाब रिसोर्सेज लगे थे। ये बात सुनकर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने माथे पर बाल डाले। इसके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर हर तरह के फायर पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स को स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने इकट्ठा किया और हेवनली कोर्ट के खजाने में भेजे दिया। स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन में ज्यादा इंटरप्शन नहीं हुई। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इस बात से खुश थी। उसके लिए ये लड़ाई बहुत अचानक हुई थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने ज्यादा इमॉर्टल एसेंस खर्च नहीं किया, लेकिन फायदा काफी हुआ था। भले हाई जायंट सुन को रैंक 9 लाइट गू मिल गया हो, लेकिन वो एक जख्मी इमॉर्टल गू है। जायंट सन लकपात और ब्लड पाथ कल्टिवेट करता है, वो लाइट गू को आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। रैंक 9 लाइट गू डेरिवेशन गू नहीं है। डेरिवेशन गू को रिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लाइट गू को इस्तेमाल करने के लिए इमॉर्टल एसेंस चाहिए। इससे जायंट सुन का बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस खर्च होगा। ये हो सकता है कि फैंग युआन ने आखिरी सेकंड में ट्रिपल रिफाइनमेंट बनाया हो, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि उसने इमॉर्टल एसेंस की कमी के कारण हमला नहीं किया, क्योंकि आखिर में सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। उसने लाइट गू को तबाह करने की कोशिश में अपना किलर मूव एक्सपोज कर दिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने टू हेवेंस की तरफ देखा। सूरज के बिना दोनों हेवेंस अंधेरे और उदास थे। टू हेवेंस की गहराइयों में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल आग से लिप्त हुआ था, वो दर्द से गुर्रा रहा था। यह रैंक 9 फायर गू को निगलने की कीमत थी। ये एक मौका हो सकता है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की एड में सितारों सी चमक आ गई। वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की हालत को लेकर बहुत चिंतित थी। स्पेक्ट्रल सोल ने सूरज को तबाह कर दिया, जबकि 3 वेनरेबल्स की लड़ाई अचानक शुरू हुई और अचानक खत्म हो गई। इस लड़ाई का असर जल्द हाई 5 रीजन्स में फैल रहा था। सदर्न बॉर्डर, कितना बड़ा टैप फायर का गोला है। रैंक 4 गू मास्टर सियो यान ने बचने की पूरी कोशिश की। नारंगी रंग की आग का गोला एक लुढ़कते हुए पत्थर की तरह उसके पास आ रहा था। वो एक हाथी जितना बड़ा था और उस निगलने की कोशिश कर रहा था। जैसे हाई सियो यान इस टैप फायर को पकड़ने के लिए कोई मूव करने वाला था, एक गू मास्टर ने अचानक हमला कर दिया। बूम! एक जोर के धमाके के साथ सियो यान दूर जाकर गिरा। तुम कौन हो? ये शान क्लैन का इलाका है। सियो यान चिल्लाया। न सिर्फ वो टैप फायर हासिल करने में नाकाम रहा, बल्कि उस चोट भी लगी। ही, शान क्लैन का चमचा होने पर बड़ा गर्व है क्या? अंधेरे से एक डेमोनिक पाथ गू मास्टर बाहर निकला। उसका कल्टिवेशन लेवल भी रैंक 4 था। सियो यान की ईर्द सिकुड़ गई। तो ये तुम हो, फायरी स्टार बाओटोंग। वो तुरंत समझ गया कि बाओटोंग ने यूएस पर हमला क्यों किया। सामने वाला भी एक फायर पाथ कल्टिवेटर था, वो जरूर इस टैप फायर के पीछे था। बूम बूम बूम! दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई। हर तरफ चिंगारियां उड़ रही थी और धमाकों की आवाज गूंज रही थी। शुरुआत में दोनों बराबर थे, लेकिन जल्द ही सियो यान का पलड़ा भारी हो गया। बाओटोंग लड़ते लड़ते और भी गुस्सा हो गया। सियो यान एक जूनियर था, लेकिन वो उसके साथ बराबरी की टक्कर दे रहा था, बल्कि वो थोड़ा ज्यादा ही ताकतवर था। ये एक बड़ी फोर्स के साथ होने का फायदा था। कुछ देर बाद बाओटोंग खून थूकते हुए पीछे हटा। उसने अपनी छाती पकड़ ली और उसके कालिक से भरे चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। तो अफवाहें गलत नहीं हैं, तुम्हारे पास सच में इतने सारे रैंक 4 गू हैं।
तुम जरूर वही चेले हो जो शांग क्लैन की लीडर शैंग शिनसियाई के बिस्तर तक पहुंच गया है। सियो यान को तुरंत गुस्सा आ गया। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लैन लीडर को बदनाम करने की। सियो यान ने पहले बाओटोंग को जाने देने का सोचा था, उसका पीछा करने के बजाय, लेकिन अब उसने बाओटोंग पर पूरे गुस्से से हमला कर दिया। बाओटोंग मन हाय मन चिल्लाया। सियो यान के गुस्से भरे हमलों के सामने यूज लगातार पीछे हटना पड़ा और वो जल्द ही खतरे में पड़ गया। इसी बीच एक अंधेरे कोने में एक गू मास्टर चुपचाप इस लड़ाई को देख रहा था। इस गू मास्टर का कल्टिवेशन लेवल रैंक 5 था। उसका चेहरा और जिस्म साफ नहीं दिख रहे थे, घने कोहरे से ढके हुए थे। शैंग शिनसियाई अस रैंक 5 गू मास्टर ने दांत पीसे। ये साफ था कि उसके साथ बहुत बड़ी दुश्मनी थी। उसके दिमाग में एक विल थी, छोटे टियन, जल्दबाजी मत करो। शैंग शिनसियाई शान क्लैन का एक गू इमॉर्टल सीड है। तुम अभी अभी भागने और अपनी पहचान बदलने में कामयाब हुए हो। ए फ्लैट, तुम्हें छुप कर रहना होगा और आराम से कल्टिवेट करना होगा। तुम्हें एक मोर्टल की हदों को पार करके एक रैंक 6 ची पाथ गू इमॉर्टल बनना है। यह रैंक 5 गू मास्टर कॉन्ग री टियन था, जबकि उसके दिमाग में जो विल थी वो कॉन्ग शेंग टियन की थी। उस वक्त जब कॉन्ग शेंग टियन को शेंग टियन ट्रू इनहेरिटेंस मिला था, वू जी, शांग शिनसियाई और बाकी सब उस पर कब्जा करने आए थे। उसने बदला लेने की कसम खाई थी। कॉन्ग री टियन ने दांत पीसे, लेकिन एंसेस्टर, मुझे अभी से असेंशन का पूरा कॉन्फिडेंस है। पर आपने मुझे ऐसा करने से माना कर दिया क्योंकि मुझे नेचुरल इंस्पिरेशन का मौका नहीं खोना चाहिए। कॉन्ग शेंग टियन की विल ने समझाया। स्पेक्ट्रल सोल ने सूरज को तबाह कर दिया। उसने व्हाइट हेवन में कई हेवन वेन नोड्स को भी खत्म कर दिया, जैसे हेवनली कैजम्स, हेवनली पिलर्स और दूसरे। इमेमोरियल व्हाइट हेवन जल्द हाई इमेमोरियल ब्लैक हेवन द्वारा निगल लिया जाएगा। दोनों हेवंस का फ्यूजन ज्यादा देर नहीं टिकेगा, साथ हाई हेवंस विल में भी गड़बड़ी होगी। एक बार हेवंस विल आराम से सेटल हो जाए, तब तुम इमॉर्टल असेंशन करना। तो ये बात है, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। कॉन्ग री टियन हंसा। अगले हाइपैल, उसने हमला कर दिया। जब तक मैं शांग शिनसियाई से बदला नहीं ले सकता, मैं उसके चमचों को निशाना बनाऊंगा। मैं पहले उसके प्यारे सियो यान को मारूंगा और उस थोड़ा दर्द दूंगा। कॉन्ग री टियन के दिमाग में मारने का इरादा उभार रहा था। तुम फिक्र मत करो, सियो यान को मारने के बाद मैं सारा इल्जाम बाओटोंग पर डाल दूंगा। मुझे इस काम में महारत हासिल है। कॉन्ग री टियन चुपके से सियो यान की तरफ बढ़ा, क्योंकि सियो यान का पूरा ध्यान बाओटोंग पर था। उस कुछ महसूस नहीं हुआ। साई, तुम्हें ये जल्दी से निपटाना होगा। कॉन्ग शेंग टियन की विल ने मजबूरी में ठंडी सांस ली। अस रात सुनहरी आग ने पूरे पहाड़ को जला दिया। आग के समुंदर में अनगिनत जिंदगियां खत्म हो गईं। आग की रोशनी ने आसमान को रोशन कर दिया, क्योंकि ये शैंग यांग माउंटेन के पास था। शांग शिनसियाई को जल्द हाई पता चल गया। ओ नहीं, सियो यान के साथ कुछ हुआ है। सिर्फ टैप फायर अकेले इतनी ताकत पैदा नहीं कर सकती। शैंग शिनसियाई का दिल डूब गया। वो सियो यान के लिए चिंता किए बिना नहीं रह सकी। भले ही उसके पास सिर्फ रैंक 5 कल्टिवेशन लेवल था, लेकिन उसके पास काफी ज्ञान था और वो रोशनी देखकर ही समझ गई थी कि ये एक इमॉर्टल मटेरियल फ्लेम है। शैंग शिनसियाई ने सियो यान की मदद के लिए कोई रिइंफोर्समेंट्स नहीं भेजे, क्योंकि इसमें इमॉर्टल मटेरियल्स शामिल द ये एक मोर्टल मामला नहीं था। शांग क्लैन के गू इमॉर्टल्स को हाई से सुलझाना था। शैंग शिनसियाई ने आसमान की तरफ देखा। सूरज के बिना आसमान एकदम काला था। इस खूबसूरत और दयालु औरत ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। पता नहीं इस वक्त कितने लोग तकलीफ और दर्द में होंगे। शैंग क्लैन की लीडर होने के बावजूद मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। आसमान और जमीन में आए बदलाव ने सबके दिलों को हिलाकर रख दिया था। सदर्न बॉर्डर के गू मास्टर वर्ल्ड में डेमोनिक पाथ कुछ समय के लिए काफी फैल गया था। शैंग शिनसियाई ने हालत को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन आफतों और कुदरेश आफतों के सामने उसकी कोशिश बेकार साबित हुई। ईस्टर्न सी व्हाइट क्रेन सी एरिया नानगोंग युआन क्रेन ग्रुप को इकट्ठा कर रहा था। दूर यूएफएक्यू पर विशाल और शानदार ठंडी एनर्जी फैल गई और आसपास का टेम्परेचर गिरा दिया। व्हाइट क्रेन सी एरिया पहले ईस्टर्न सी के अकेले इमॉर्टल कीन बाइहे का था। कीन बाइहे के फैंग युआन के हाथों मारे जाने के बाद व्हाइट क्रेन सी एरिया पर सबसे करीबी सुपरफोर्स नानगोंग क्लैन ने कब्जा कर लिया। नानगोंग क्लैन ने रिसोर्सेज का एक बैच इन्वेस्ट किया और फॉर्मेशन बनाया। वो इस जगह को डेवलप करना चाहते थे, लेकिन सोचा नहीं था कि सूरज स्पेक्ट्रल सोल द्वारा तबाह कर दिया जाएगा। सूरज के तबाह होते ही पांचों रीजन्स का टेम्परेचर तेजी से गिर गया, क्योंकि व्हाइट क्रेन सी एरिया बिल्कुल आईसीसी एरिया के बगल में था। इस पर काफी बुरा असर पड़ा। हाल ही में
आईसीसी एरिया अपने असली साइज से 4 गुना बढ़ चुका था। व्हाइट क्रेन सी एरिया जल्द हाई आईसीसी एरिया द्वारा निगल लिया जाने वाला था। दुनिया में आए बदलावों ने एक ऐसा अफरा तफरी का दौर शुरू कर दिया है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। नानगोंग युआन ने गहरी सांस ली। नानगोंग क्लैन की हालत अपेक्षाकृत ठीक थी। सू क्लैन का लाइट रिपल सी सूरज के तबाह होने के बाद अपनी वैल्यू बहुत खो चुका था। पूरा सू क्लैन अभी यूज बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। ऑफ कोर्स कुछ सुपर फोर्सेस ऐसी भी थी जिन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर भारी मुनाफा कमाया, जैसे कि ईस्टर्न सी का हुआ क्लैन। हुआ क्लैन का रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस ग्रीन क्लाउड स्पार्क वॉरशिप ने 2 हेवंस में घुसकर बड़ी मात्रा में क्लाउड पाथ रिसोर्सेज इकट्ठे किए। ईस्टर्न सी के दूसरे राइचस पाथ फोर्सेस इससे जल रहे थे। इन बदलावों के चलते न सिर्फ मॉर्टल्स और गू मास्टर्स प्रभावित हुए, बल्कि सुपर फोर्सेस और गू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स भी इस हंगामे में शामिल हो गए। कुछ बहुत खुशद, कुछ चिंतित, कुछ ने अपने घर छोड़कर नई शुरुआत करने का फैसला किया। गहरी काली रात में लू किंग मिंग और सू ग्वांग नॉर्दर्न प्लेन्स और वेस्टर्न डेजर्ट की सीमा पर उड़ रहे थे। वो पहले ट्रैवलिंग 3 एलीट्स द, लेकिन हिडांग की मौत के बाद सिर्फ 2 बचे थे। वो दोनों नॉर्दर्न प्लेन्स के अकेले इमॉर्टल्स द, वो हुआंग जिन ट्राइब्स के आगे झुकना नहीं चाहते द, उन्होंने छूडू, हेवनली लॉर्ड बाइजू या फेरी ब्लैक मून में शामिल होने से भी मना कर दिया। इस विशाल गू कल्टिवेशन वर्ल्ड में हर किसी की अपनी मर्जी थी। कुछ लोगों को आज़ादी दूसरों से ज्यादा पसंद थी। जैसे जैसे लॉन्जेविटी हेवन का प्रभाव बढ़ रहा था, नॉर्दर्न प्लेन्स में अकेले कल्टिवेटर्स के लिए जीने की जगह कम होती जा रही थी। हालात ने लू किंग मिंग और सू ग्वांग को नॉर्दर्न प्लेन्स छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट या ईस्टर्न सी जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सिर्फ वेस्टर्न डेजर्ट या सदर्न बॉर्डर की तरफ जा सकते थे। क्योंकि लू किंग मिंग विंड पाथ कल्टिवेट करता था और सू ग्वांग लाइट पाथ, वो वेस्टर्न डेजर्ट के लिए ज्यादा सूटेबल थे। साई, हमें आखिरकार नॉर्दर्न प्लेन्स छोड़ना हाई पड़ा। इस पल मुझे आखिरकार समझ आ रहा है कि अपना वतन छोड़ना क्यों मुश्किल होता है। लू किंग मिंग ने उदासी से सांस ली। सू ग्वांग की राय अलग थी। वेस्टर्न डेजर्ट अभी अफरा तफरी में है। फैंग क्लैन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। ये हमारे लिए ज्यादा ठीक है। चलो, 5 रीजनल वॉल्स खत्म हो चुकी हैं, 2 हेवंस जुड़ चुके हैं, ये दुनिया ही हमारा घर है। ही लू किंग मिंग हैसा, तुम मुझसे ज्यादा बेफिक्र हो। लेकिन अगले हाईपाल उनके चेहरे बदल गए। एक खौफनाक अंधेरा छा गया। दोनों इमॉर्टल्स कोई विरोध नहीं कर पाए। एक रहस्यमयी एक्सपर्ट ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें हिलने तक नहीं दिया। लू किंग मिंग और सू ग्वांग डर से कांप रहे थे। ये कोई गू इमॉर्टल नहीं था जिसने उन्हें पकड़ा था, बल्कि एक लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था। यह लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट एक दानव जैसा था। वो स्याही से भी काला था। उसके काले बाल एक चोगे की तरह बह रहे थे, उसकी कमर तक फैल रहे थे, उसकी ईंट बड़ी थी और उनसे एक डरावनी लाल रोशनी निकल रही थी। इस वक्त उसके 2 दानव जैसे पंजों ने लू किंग मिंग और सू ग्वांग को जकड़ रखा था। वो ज़ुओ ये हुई था। ज़ुओ ये हुई ने एक भरी आवाज में कहा, नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स, मेरा रास्ता दिखाओ। मुझे बताओ, मैं लॉन्जेविटी हेवन के अंदर कैसे जा सकता हूं? लू किंग मिंग और सू ग्वांग ने यह सुना और उनके चेहरे सफेद पड़ गए। वापस वेस्टर्न डेजर्ट में एक छोटी सी लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। फूलों की पंखुड़ियां गिरी, लेकिन जल्द ही इकट्ठा होकर वानजी हूं के जिस्म में बदल गईं। उसने लिंग हुजू के गायब होते हुए फिगर को देखा और बड़बड़ाई, लिंग हुजू, बहुत इंटरेस्टिंग। जो जोंगशिन का चेहरा बिगड़ा हुआ था, ये लिंग हुजू मरने के लायक है। अगर उसने फैंग क्लैन के नाम का इस्तेमाल करके जगह जगह लूटपाट ना की होती, तो हम क्यों गुमराह होते? जो जोंगशिन ये पता लगाना चाहता था कि फैंग क्लैन कहाँ छिपा है, लेकिन सोचा नहीं था कि वो गलत निशानों का पीछा कर रहा था। लिंग हुजू एक नादिर थेफ्ट पाथ गू इमॉर्टल था। उसने एक बार सैंड हीप ब्लेस्ड लैंड में फैंग डांगशी के सोल कॉज चुराए थे। जाहिर है उसने तब सिर्फ सोल कॉज हाई नहीं चुराए द, उसके पास खुद को फैंग डोंगशी के रूप में दिखाने का तरीका भी था। जब स्पेक्ट्रल सोल ने सूरज को तबाह किया और सब परेशान थे, उसने हर तरफ जुर्म किए और जानबूझकर ऐसे सुराग छोड़े कि इल्जाम फैंग क्लैन पर आए। आखिर में जो जोंगशिन ने यूज बेनकाब कर दिया। पीछा बहुत छोटा था। लिंग हुजू के पास सिर्फ रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था, लेकिन उसने अजीब थेफ्ट पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके मुश्किलों को मात दी और 2 हेवनली कोर्ट के रैंक 8 एक्सपर्ट से बच निकला। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर कई गू इमॉर्टल्स अपनी नजरें गू इमॉर्टल जानजी पर टिकाए हुए थे। जानजी ने आखिरी इमॉर्टल गू को सफलतापूर्वक अरेंज कर दिया। ठीक है, फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की तैयारी करो।
टू हेवंस के ग्रोटो हेवंस के गू इमोटल्स को कहो कि अपने ग्रोटो हेवंस में फॉर्मेशन का ध्यान रखें। फॉर्मेशन कॉज में मौजूद इमोटल्स से कहो कि एक बार फिर से जांच कर लें। स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन आखिरकार धीरे धीरे इस भारी अरेंजमेंट के तहत एक्टिवेट हो गया। पहले एक सितारा तेजी से चमका, फिर दूसरा और तीसरा। 10 से ज्यादा सांस के समय के बाद अनगिनत सितारों ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के आसमान को रोशन कर दिया। आसमान के ऊपर एक खूबसूरत सितारों का नक्शा बन गया था। स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन आखिरकार पूरा हो गया। ली सियोबाई ने यह देखा और मन ही मन सांस ली। कुछ समय पहले ही फैंग युआन ने उससे चुपके से कांटेक्ट किया था। प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के हेवनली कोर्ट में शामिल होने के बाद ली सियोबाई की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। लेकिन साथ ही फैंग युआन को बहुत सावधान रहने की जरूरत थी। ली सियोबाई उसका क्लोन था। अगर वो एक्सपोज हो गया और पकड़ा गया तो वो फैंग युआन की एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाएगा। सितारों से भरे आसमान में समुंदर जैसे अनगिनत सितारे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर तैर रहे थे। सितारों की हल्की नीली रोशनी आपस में मिलकर एक भ्रम पैदा कर रही थी। अगर कोई आप पांचों रीजन्स को ऊपर से देखे तो नॉर्दर्न प्लेन्स, सदर्न बॉर्डर, वेस्टर्न डेजर्ट और ईस्टर्न सी अंधेरे में डूबे होंगे, जबकि बीच का हिस्सा रोशनी के बिंदुओं से जगमगा रहा होगा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट बाकी रीजन्स से बिल्कुल अलग दिख रहा था। सितारों की रोशनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट को रोशन कर रही थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के मुकाबले स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की मौजूदा हालत की साफ समझ थी। उसने बहुत पहले से हाई प्लान्स बनाना शुरू कर दिया था। यहां तक कि फैंग युआन भी स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की असली हालत का अंदाजा लगाने में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से पीछे था। ये थी दूरंदेशिता और प्लानिंग की ताकत जिसमें विजडम पाथ माहिर था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल एम्ब्रॉयडर्ड टावर के अंदर ही रही। वो इस वक्त मल्टीटास्किंग कर रही थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के नेचुरल विजडम पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन करना, खुद को हील करना, स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन को कंट्रोल करना और हेवनली कोर्ट के अंदरूनी मामलों को भी संभालना। यह विजडम पाथ का फायदा था, विचारों की भरमार। स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन धीरे धीरे बिना किसी समस्या के सामान्य रूप से चलने लगा। हालांकि इस फॉर्मेशन में सिर्फ बेसिक ऑफेंसिव और डिफेंसिव काबिलियत थी जो सूडो वेनरेबल लेवल तक भी नहीं पहुंच सकती थी। इसी वजह से जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल ने इसे तोड़ने के बजाय स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से सौदा करना चुना और फायदे हासिल किए। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को ब्लड पाथ से जुड़े रिजल्ट्स की जबरदस्त चाह थी, जबकि फैंग युआन प्राइमोर्डियल डोमेन चाहता था। स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन की मुख्य शक्ति सेंट्रल कॉन्टिनेंट में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना थी। उसके बड़े घेरे के जरिए और डिडक्शंस के थ्रू वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को एक साथ मिलकर काम करने के लिए मोबिलाइज कर सकते थे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल विजडम पाथ की नंबर 1 व्यक्ति थी, बल्कि विजडम पाथ उसने ही बनाया था और अब वो अभी भी नंबर 1 विजडम पाथ गू इमॉर्टल थी। उससे बेहतर विजडम पाथ को कोई नहीं समझता था। विजडम पाथ कंट्रोल पर जोर देता था, इसने निश्चितता पर रिसर्च की थी। विजडम पाथ के 3 मुख्य तत्व थे: विचार, इच्छाएं और भावनाएं। विचार हमेशा बदलते रहते हैं, इच्छाएं तीव्र होती हैं, जबकि भावनाएं रुकावट डालती हैं। विजडम पाथ कल्टिवेशन का मतलब था इन तीनों पहलुओं पर कंट्रोल हासिल करना। यह सबसे बुनियादी चीज थी। इसलिए विजडम पाथ कल्टिवेटर्स अक्सर शांत और स्थिर रहते थे। वो जानते थे कि अपने मन की स्थिति को कैसे संभालना है। इस आधार पर विजडम पाथ गू कल्टिवेटर्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करके या कुछ चीजों को समझकर उस हैंडल कर सकते थे। इससे उन्हें वर्तमान पर कंट्रोल मिलता था। एक कदम आगे बढ़कर विजडम पाथ गू कल्टिवेटर हर तरह के सुरागों और इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आसमान और जमीन के नियमों या लोगों के व्यवहार के अनुसार कुछ संभावनाओं का अनुमान लगाता। इससे उन्हें भविष्य पर कंट्रोल मिलता था। ये विजडम पाथ का सार था। ठीक इसी सार की वजह से स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इतिहास के सभी वेनरेबल्स में से एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो डाओ के साथ एक हो गई। वो हेवंस विल के साथ मिल गई और फेट गू को प्रभावित किया। इसने किस्मत को दुनिया की सबसे बड़ी निश्चितता में बदल दिया। इस पहलू से स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल अनोखी थी। स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन के अंदर अनगिनत नदियों की तरह हर प्रकार की इंफॉर्मेशन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के दिमाग में बह रही थी। इस इंफॉर्मेशन में पहाड़ों और नदियों की बुनियादी संरचना, मौसम के बदलाव, विभिन्न गू कल्टिवेशन फोर्सेस की व्यवस्था या यहां तक कि गू इमॉर्टल्स के लोकेशंस और उनकी मौजूदा स्थिति भी शामिल थी। एक विशाल मात्रा में इंफॉर्मेशन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के दिमाग में एक ज्वारभाटा की तरह प्रवेश कर रही थी जो एक असीम समुंदर में प्रवेश कर रहा हो। अगर ये जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल या ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल होते
तो वो इसे संभाल नहीं पाते। लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल अलग थी। उसने विजडम पाथ कल्टिवेट किया था और उसके पास एक विशाल दिमाग था जो दूसरे वेनरेबल से कहीं आगे था। वो इस सारी इंफॉर्मेशन को शांति से और आसानी से प्रोसेस कर सकती थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के दिल में खुशी की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। सेंट्रल कॉन्टिनेंट की स्थिति पर उसका कंट्रोल तेजी से बढ़ रहा था। एक विजडम पाथ गू कल्टिवेटर के पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, वो उतना ही ज्यादा फायदा उठा सकता है। वर्ण, लोग क्यों कहते हैं कि इंफॉर्मेशन पाथ और विजडम पथ सबसे अनुकूल हैं? स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन के साथ ने हमेशा सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर नजर रख सकती हूं। ये एक छोटे हेवन ओवरसीइंग टावर जैसा है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट की भावनाएं काफी स्थिर हैं, जबकि दास महान प्राचीन सेक्स का मनोबल नॉर्मल से ज्यादा है। लगता है उन्होंने बाकी 4 रीजन्स की हालत देख ली है। लेकिन अभी का स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन अभी भी सबसे बुनियादी स्टार पर है। इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने चुपके से प्लानिंग की। जैसे कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के मामले में इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स कुछ खास नहीं थे। गू इमॉर्टल्स की तो बात ही छोड़ दो, यहां तक कि मोर्टल गू मास्टर एक्सपर्ट्स भी अपने राजों को कुछ हद तक छुपा सकते थे। स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते थे कम थे और उन्हें जोड़ने की जरूरत थी। सबसे अच्छा अरेंजमेंट यह होगा कि कियानकुन क्रिस्टल वॉल को सीधे इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, या जैसे स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन की अपनी डिडक्शन, सोचने और डिप्लॉयमेंट की क्षमताओं में भी विकास की गुंजाइश थी। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे इमॉर्टल गू की जरूरत थी। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने इलेक्ट्रिक ब्रेन गू, विजडम ब्रेन गू, लाइट ब्रेन गू और दूसरे बनाए थे। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने एक खास प्रकार का इमॉर्टल पौधा इच्छाद किया था, ब्रेन मेलन। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के पास कभी मंकी ब्रेन गू, ड्रैगन ब्रेन गू, फीनिक्स ब्रेन गू और साथ हाई ब्रेन मसल गू था जिसे स्ट्रेंथ पाथ मेथड्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का फूड पाथ रिसर्च रिजल्ट भी था, ब्रेन जूस गू। यह गू वॉर्म्स सभी स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन के लिए उपयुक्त थे। इनके अलावा स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन की अपनी ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्षमताओं में भी मजबूत होने की बड़ी संभावना थी। लेकिन अभी का स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन वेनरेबल्स की बॉटम लाइन तक पहुंच चुका है। अगर मैंने किसी भी पहलू को बढ़ाया तो वो इस पर हमला करने आ सकते हैं। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल स्थिति को अच्छी तरह समझती थी। बाहरी दबाव और इस तथ्य के कारण कि इसके लिए कई इमॉर्टल गू की जरूरत थी, स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन को केवल इस हद तक ही विकसित किया जा सका। आगे मुझे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दास महान प्राचीन सेक्स के सभी गू इमॉर्टल्स की इंफॉर्मेशन को एक साथ लाना होगा। उनकी उम्र, कल्टिवेशन लेवल, पाथ, इमॉर्टल गू, किलर मूव्स, इमॉर्टल एपर्चर स्थिति, अटेनमेंट लेवल्स और दूसरे इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद मेन स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन को उन्हें उसी के अनुसार डिप्लॉय करने दूंगी। और जहां तक 2 हेवंस के ग्रोटो हेवंस के गू इमॉर्टल्स की बात है, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने धीमा चलने का फैसला किया। इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। एक गू इमॉर्टल की इंफॉर्मेशन की जांच करना सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने जबरदस्ती इस प्लान को आगे बढ़ाया, क्योंकि दास महान प्राचीन सेक्स हेवनली कोड के सहायक ये संभव था। फिर भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दास महान प्राचीन सेक्स के इमॉर्टल्स इससे असहज उन्होंने फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन छिपाई। लेकिन ये छोटी मोटी बातें थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल उन्हें मजबूर नहीं करना चाहती थी। ए फ्लैट उन्हें मजबूर करके वो सिर्फ लोगों का समर्थन खो देती जो इसके लायक नहीं था। क्या स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इतनी नासमझी भरी हरकत करती? जब इन इमॉर्टल्स को फायदे मिलने लगेंगे, उनकी सोच बदल जाएगी, वो खुद स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन में योगदान देंगे। उसके बाद स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल 2 हेवंस के ग्रोटो हेवंस के गू इमॉर्टल्स को अपनी इंफॉर्मेशन स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अभी समय नहीं था। 2 हेवंस के ग्रोटो हेवंस की कई सुपर फोर्सेज अभी अभी हेवनली कोर्ट में शामिल हुई थी। अगर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल उन्हें मजबूर करती तो वो निराश हो जाते और बाकी दुनिया भी देखती कि हेवनली कोर्ट में शामिल होने के बाद उनकी क्या बुरी हालत हुई। लंबी अवधि के लिए इससे हेवनली कोर्ट को कोई फायदा नहीं होता। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने पहले हेवनली कोर्ट के डाओ मार्क्स को रिफाइन किया, फिर उसने वेस्टर्न डेजर्ट में दखल देकर फैंग युआन के प्लान्स को रोका, फिर उसने डेरिवेशन फॉर्मेशन बनाया और 2 हेवंस के ग्रोटो हेवंस के कई लोगों को शामिल किया। उसके बाद
उसने फैंग युआन के साथ मिलकर जायंट सुन के खिलाफ लड़ाई की और साथ हाई स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन का बुनियादी रूप बनाया। हर तरह के उपाय और प्रत्युपाय स्थिर रूप से इस्तेमाल किए गए। ए फ्लैट हेवनली कोर्ट में नई जान आ गई थी। इसने बार बार की हार के इतिहास को पार कर लिया था और आगे एक उज्जवल भविष्य था। जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल मुझसे भी ज्यादा जख्मी है, उस ठीक होना है और रैंक 9 लाइट गू को रिफाइन करना है। और जहां तक फैंग युआन की बात है, उसके पास इमोर्टल एसेंस की कमी है। चाहे वो नेचुरल डाउ मार्क्स को रिफाइन करना हो या वेनरेबल्स के बीच मुकाबला, ये उसके लिए मुश्किल होगा। सबसे बड़ी अनिश्चितता अभी भी स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल है। ये सोचते हुए स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल ने फिर से दूर देखा। टू हेवंस में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल आग में नहा रहा था। उसका पहाड़ जैसा जिस्म हर पाल पिघल और फिर से बन रहा था। उसके तीनों सर मुड़े हुए थे और दर्दनाक पीड़ा में गुर्रा रहे थे। स्पेक्ट्रल सोल स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल ने धीरे से बड़बड़ाया। उसके दिल में तीव्र मारने का इरादा उठा। ईस्टर्न सी फैंग युआन हल्का सा हिला। उसके दिल में जबरदस्त खुशी भर गई, फिर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। रैंक 9 हेवनली सीक्रेट गू रिफाइन हो गया था। लाइट गू पर हुई लड़ाई के बाद से फैंग युआन की हेवनली सीक्रेट गू की रिफाइनमेंट सबसे कठिन परीक्षा से गुजर चुकी थी। उसके बाद फैंग युआन ईस्टर्न सी लौट आया और नेचुरल डाउ मार्क्स को रिफाइन नहीं किया। उसने इमोर्टल एसेंस जमा करने का दिखावा किया जबकि चुपके से हेवनली सीक्रेट इमोर्टल गू रिफाइन कर रहा था। अभी कुछ देर पहले फैंग युआन को आखिरकार सफलता मिली। रैंक 9 हेवनली सीक्रेट गू बन गया था। ये सच में बहुत दुर्लभ था। ये इसे रिफाइन करने की पहली कोशिश थी लेकिन वो सफल रहा। मुख्य कारण रैंक 9 एडवांस रिफाइनमेंट गू था। इसने फैंग युआन की बहुत मदद की। दूसरा, हेवनली सीक्रेट इमोर्टल गू का एक कमाल का रेसिपी था जिसे फैंग युआन ने मॉडिफाई किया था। ये एक तरह से परफेक्शन की सीमा तक पहुंच गया था। लेकिन पूरी स्थिति को देखें तो कठिनाई अभी भी काफी ज्यादा थी। अगर फैंग युआन ने अपनी जान दांव पर लगाकर रिस्क ना लिया होता तो वो बुरी तरह हार सकता था। जैसे हाई रैंक 9 हेवनली सीक्रेट गू रिफाइन हुआ, फैंग युआन ने किलर मूव ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। ये मुश्किल नहीं था। फैंग युआन को सफल होने का पूरा विश्वास था। उसने हेवनली सीक्रेट गू के रेसिपी को मॉडिफाई करते समय बहुत सारा अनुभव जमा कर लिया था, जबकि ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट खुद एक कमाल का किलर मूव था। इसकी नींव मजबूत थी। मुझे ली सियोबाई से मिलने के लिए एक समय ढूंढना होगा और यूएस पर रैंक 9 ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह वो सुरक्षित रूप से अंडरकवर रह पाएगा। शायद मैं स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का इस्तेमाल करके एक मौका बना सकता हूं। लॉन्जेविटी हेवन जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल हीलिंग पर ध्यान दे रहा था। लॉन्जेविटी हेवन के विशाल लकपात डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे अपने जिस्म पर लगे स्टार पाथ, विजडम पाथ और रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन कर रहा था। भले हाई यूज रैंक 9 लाइट गू मिल गया था, लेकिन अब उस और भी ज्यादा जल्दबाजी महसूस हो रही थी। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने वाइल्ड रैंक 9 फायर गू को निगल लिया। ये एक बेहद बेवकूफ़ी भरा कदम है। वो अब पागल हो चुका है। वो फायर गू को रिफाइन नहीं कर सकता। खुद को बचाने के लिए फायर गू उसके जिस्म के अंदर पूरी ताकत से लड़ेगा, जिससे स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के सोल पाथ डाउ मार्क्स खर्च होंगे। एक बार स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल एक सर्टन लेवल तक कमजोर हो गया तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल और हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल हमला करेंगे और एक बार फिर एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाएगी। जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल ने कोई इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव इस्तेमाल नहीं किया। यूज एब इमोर्टल एसेंस बचाना था। इस बार लाइट एम्परर को बचाने और रैंक 9 लाइट गू लेने के लिए उसने दोनों वेनरेबल से एक साथ लड़ते हुए बहुत सारा इमोर्टल एसेंस खर्च कर दिया था। अगर वो आने वाली लड़ाई में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के खिलाफ लड़ता रहा तो लाइट गू के फायदे के कारण दोनों वेनरेबल्स मिलकर यूज टारगेट कर सकते थे। ये तथ्य कि जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल के पास रैंक 9 लाइट गू था, ये भी काफी परेशानी वाली बात थी। हेवनली कोर्ट 10 रैंक 5 गू मास्टर्स जबरदस्त उत्साह के साथ हेवनली कोर्ट की गहराइयों में एक खास महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचे। वो ह्यूमन पाथ के 10 बच्चे थे। ये है डेरिवेशन फॉर्मेशन। सीओ चीजिंग सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे बाकी 9 द सन युआन हुआ, फेरी बाइशिया, गु टिंग, वेवू शैंक, यिंग शेंगजी, चेन डाजियंग, टैंग आर यूची, सन याओ और चाओ शुये। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान प्राचीन सेक्स के सबसे उत्कृष्ट गू मास्टर्स द उन्हें हेवनली कोर्ट ने पाला पोसा था और डिवाइन एम्परर सिटी के पेंटिंग वर्ल्ड्स में कल्टिवेट किया था, जिससे वो ह्यूमन पाथ के उभरते हुए सितारे बन गए।
हर एक पर भारी जिम्मेदारी थी। वो हेवनली कोर्ट के नए अंकुर थे और वेनरेबल्स की ह्यूमन पथ के प्रति इच्छा का प्रतीक, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दुनिया पर प्रभुत्व के लक्ष्य के लिए अनिवार्य थे। अंदास ने आगे देखा और उनकी नजरों के सामने भौर सफेद धुएं का एक विशाल मैदान था। रोशनी लगातार बदल रही थी, वो एक ड्रैगन की तरह फिसलती हुई, एक तितली की तरह खूबसूरती से फड़फड़ाती हुई, दीवार पर खड़ी, या फिर शांत पानी की तरह स्थिर थी। ये डेरिवेशन फॉर्मेशन लेडी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने खुद बनाया है। यह हेवनली कोर्ट का सबसे बड़ा राज है। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम इस फॉर्मेशन में कल्टिवेट करने की अनुमति पाने वाले पहले बैच के गू मास्टर्स हैं। ब्लैक हेवन का व्हाइट हेवन को निगलने का नतीजा तय है। हेवंस विल फिर से स्थिर होने वाली है। जल्द ही हम ह्यूमन पाथ गू इमॉर्टल्स बनने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए डेरिवेशन फॉर्मेशन एक गू इमॉर्टल बनने से पहले हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। हमें इस अद्भुत अवसर का पूरा फायदा उठाना होगा। सही कहा। फॉर्मेशन में कल्टिवेट करने के लिए प्रवेश करने के बाद संबंधित यादें हमारे दिमाग से मिटा दी जाएंगी। उसके बाद कौन जाने हम यहां फिर कब आ सकेंगे। ह्यूमन पाथ के दास बच्चों ने आपस में चर्चा की और अंदर जाने का क्रम तय किया। सन युआन हुआ डेरिवेशन फॉर्मेशन में प्रवेश करने वाला पहला था। 15 मिनट बाद वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए लगातार बदलती रोशनी से बाहर निकला। कैसा रहा? तुमने फॉर्मेशन में क्या अनुभव किया? कुछ फायदा हुआ? जल्दी हमें बताओ। बाकी 9 तुरंत उसके पास गए और पूछने लगे। सन युआन हुआ अभी भी थोड़ा सा होश में नहीं था, लेकिन वो जल्द ही अपने होश में आ गया। उसने याद किया, जब मैं अंदर गया तो मुझे सिर्फ विशाल सफेद धुंध दिखाई दी। मैंने कदम बढ़ाने की कोशिश की और मुझे एक इंसानी परछाई धुंधली सी दिखाई दी, इसलिए मैं उसका पीछा करने लगा। मैंने उस बहुत देर तक पीछा किया। एक अनजान दूरी के बाद सफेद धुंध में और भी इंसानी परछाइयां दिखाई देने लगी। शुरू में 5 या 6, उसके बाद 50 या 7 हो गए, फिर 600 या 700। जब तक मुझे होश आता, मैं पहले से ही इंसानों के एक विशाल समुंदर के अंदर था। मैं लोगों से घिरा हुआ था। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। मैंने उनसे बात करने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आखिर में मैंने पाया कि वो सब भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान बहुत नकली थी। ऐसा लग रहा था जैसे रेखाओं से बनाई गई एक पेंटिंग हो। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो? अनगिनत लोग मेरी तरफ एक नकली मुस्कान के साथ मुझे घेर कर खड़े धीरे धीरे और पास आते जा रहे थे, जिससे मुझे घुटन महसूस होने लगी थी। मैंने उन्हें दूर धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत कम होती जा रही थी। आखिर में मैं नकली मुस्कान वाले इंसानों के समुंदर में डूब गया। जब तक मुझे होश आया, मैं पहले हाई फॉर्मेशन से बाहर आ चुका था और तुम लोगों को देखा। साथ ही मेरे दिमाग की गहराइयों में मुझे शैडो पपेट गू का इमॉर्टल गू रेसिपी मिला। अपना अनुभव बताने के बाद सन युआन हुआ के चेहरे पर अभी भी कुछ डर था। उसका वर्णन बाकी लोगों की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी था। ये एक बुरे सपने जैसा क्यों लग रहा है? यह फॉर्मेशन सच में अद्भुत है। हालात को देखते हुए लगता है कि डेरिवेशन फॉर्मेशन में प्रवेश करने के बाद हमें एक ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू रेसिपी मिलेगा। एक कोशिश निष्कर्ष के लिए काफी नहीं है। अगला कौन जाएगा? जब बाकी 9 ने कुछ देर चर्चा की और कोई स्पष्टीकरण नहीं निकाल पाए, तो दूसरे व्यक्ति का फैसला हुआ, गू टिंग। सबकी नजरों के सामने गू टिंग धीरे धीरे रोशनी के कोहरे में चला गया। कुछ मिनट बाद गू टिंग फॉर्मेशन से होश खोकर बाहर निकला। ये सन युआन हुआ की स्थिति जैसा ही था, लेकिन जल्द ही वो ठीक हो गया। सब उसके आसपास आ गए और उसका अनुभव सुनने लगे। गू टिंग की स्थिति सुन युआन हुआ से काफी अलग थी। उसने कोई इंसानी परछाई नहीं देखी, बल्कि उस लगा जैसे उसने अपनी इन खोली ही नहीं थी। उसने सिर्फ संगीत सुना। किसी वाद्य यंत्र से बना संगीत लगातार उसके दिमाग में बज रहा था। धुन के खत्म होने के बाद गू टिंग इमॉर्टल फॉर्मेशन से बाहर आ गया। मुझे एक इमॉर्टल गू रेसिपी मिला है। ये वो वाइटल गू है जिसे मैंने हाल ही में बदला था, म्यूजिशियन गू। ह्यूमन पाथ के दास बच्चों ने फिर से आपस में बात की। शैडो पपेट गू और म्यूजिशियन गू दोनों ह्यूमन पाथ गू वॉर्म्स दी। वो सन युआन हुआ और गू टिंग के वाइटल गू भी थे। इसका मतलब रिवॉर्ड का हमारे वाइटल गू से कुछ लेना देना है, या ज्यादा सटीक रूप से रिवॉर्ड हमारे वाइटल गू का इमॉर्टल गू रेसिपी है। ये तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सही कहा। हम शायद अपने असेंशन के दौरान एक्स्ट्रा ट्रिब्यूलेशन की का इस्तेमाल करके अपना वाइटल इमॉर्टल गू रिफाइन कर पाए। ह्यूमन पाथ के दास बच्चे बहुत उत्साहित थे। हेवनली कोर्ट ने उनके लिए ह्यूमन पाथ कल्टिवेट करने की व्यवस्था की थी। ऐसा करने का एक फायदा और एक नुकसान था। फायदा यह था कि एक नए पथ का इस दुनिया में कोई काउंटर नहीं था,
जितना ज्यादा ह्यूमन पथ विकसित होगा, दूसरे पाथ्स के खिलाफ इसका फायदा उतना ही बड़ा होगा। नुकसान ये था कि एक नया पथ बहुत नया था। पूर्वजों की मदद के बिना ह्यूमन पाथ के दास बच्चों को ह्यूमन पथ को कदम दर कदम खुद ही विकसित करना था। हालांकि हेवनली कोर्ट के पास पिछले वेनरेबल्स द्वारा बनाए गए ह्यूमन पाथ किलर मूव्स दी, वो बहुत हाई रैंक्ड और अत्यंत गुप्त ह्यूमन पाथ के दास बच्चों को उनके बारे में जानने का अधिकार नहीं था। वो समझते थे कि उनके लिए खुद से ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू रेसिपीज बनाना बेहद मुश्किल होगा। इसके लिए जरूरी समय, मेहनत और संसाधन अकल्पनीय थे। भले ही वो ट्रिब्यूलेशन से गुजरते समय नेचुरल इंस्पिरेशन के अवसर का इस्तेमाल करके हेवंसविल से पूछ सकते थे, लेकिन उन्हें इमॉर्टल गू रेसिपी मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। वो ह्यूमन पाथ के अग्रणी थी, ये संभव था कि दुनिया में खुद उन्हें जरूरी ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू ना हो। हालांकि जब तीसरा व्यक्ति यिंग शेंगजी इमॉर्टल फॉर्मेशन से निकला तो यूज कोई इमॉर्टल गू रेसिपी नहीं मिला। मुझे एक बिल्कुल नए ह्यूमन पाथ गू का रैंक 1 से 5 तक का रेसिपी मिला है, इसका नाम पिल रिफाइनर है। यिंग शेंगजी का वाइटल गू डॉक्टर गू था, लेकिन फॉर्मेशन में प्रवेश करने के बाद उसे एक नया ह्यूमन पाथ गू रेसिपी मिल गया। यिंग शेंगजी थोड़ा निराश था। उसके मामले में इमॉर्टल असेंशन जल्द हाय आने वाला था। डॉक्टर गू के इमॉर्टल गू रेसिपी के बिना उसके पास बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए कोई ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू नहीं होगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हमेशा ह्यूमन पाथ के दास बच्चों पर गहरी नजर रखे हुए थी। सुन युआन हुआ के फॉर्मेशन में प्रवेश करने के बाद उसकी ह्यूमन पथ की समझ और ज्ञान हेवनली कोर्ट के पूर्वा शैडो पाथ गू इमॉर्टल मोनार्क गू यंग की विरासत से रेजोनेट हुई। इसलिए यूज शैडो पपेट गू का इमॉर्टल गू रेसिपी मिला। इमॉर्टल मोनार्क गू यंग एक ऐसा व्यक्ति था जो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के युग के बाद आया था, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की जांच करने के बाद स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। इमॉर्टल मोनार्क गू यंग ने अपनी विरासत में कहा था कि हालांकि शैडो पाथ अभी डार्क पाथ की सिर्फ एक छोटी सी शाखा है, इसमें और भी ज्यादा पोटेंशियल है। असल में शैडो पाथ सिर्फ डार्क पाथ की एक शाखा नहीं है, यह लाइट पाथ का भी हिस्सा है। रोशनी के बिना परछाई कैसे हो सकती है? ठीक इसी तरह अगर भविष्य में शैडो पथ विकसित होता है तो ये संभवतः की मात्रा लाइट पाथ और डार्क पाथ दोनों को मिलाकर एक बड़ा, ज्यादा शक्तिशाली पथ बन सकता है। गू टिंग के फॉर्मेशन में प्रवेश करने के बाद उसने एक साउंड पाथ विरासत से रेजोनेट किया और म्यूजिशियन इमॉर्टल गू का रेसिपी हासिल किया। और जहां तक यिंग शेंगजी की बात है, फॉर्मेशन में प्रवेश करने के बाद क्योंकि हीलिंग में माहिर किसी गू इमॉर्टल की विरासत से कोई रेजोनेंस नहीं हुआ, रुअनदान का पिल पथ उसकी तरफ आकर्षित हुआ और एक नतीजा बनाया, पिल रिफाइनर गू। यिंग शेंगजी के विपरीत स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को लगा कि उसकी प्राप्तियां बाकियों से ज्यादा थी। ह्यूमन पाथ वो पथ था जिसे हेवनली कोर्ट विकसित करने की कोशिश कर रहा था, जबकि पिल पथ भी एक नया पथ था। इन दोनों पाथ्स के टकराव का नतीजा पिल रिफाइनर गू था। यह यिंग शेंगजी के ह्यूमन पाथ रिसर्च रिजल्ट और पिल पथ के सार का फ्यूजन था। यह एक नई उपलब्धि थी। पिल रिफाइनर गू का गू रेसिपी रैंक 1 से 5 तक है। उन्हें रिफाइन करने के बाद हम बड़ी संख्या में पिल रिफाइनर्स पैदा कर सकते हैं। यह पिल रिफाइनर्स पिल गू रिफाइन करने में सबसे माहिर हैं। अधिकांश पिल गू उपभोग्य गू रुअनदान द्वारा बनाए गए लोगों से कोई भी देख सकता था कि वो बहुत प्रभावी और शक्तिशाली थे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने तीक्ष्ण रूप से महसूस किया कि अगर पिल रिफाइनर गू को व्यापक रूप से फैलाया गया तो ये गू मास्टर दुनिया की मौजूदा स्थिति को बदल सकता है, एक बड़ी क्रांति होगी। सन युआन हुआ, गू टिंग और यिंग शेंगजी के बाद सियो ची जिंग की बारी थी। ये व्यक्ति अनिवार्य रूप से ह्यूमन पथ के दास बच्चों का नेता लगता था। डेरिवेशन फॉर्मेशन से बाहर निकलने के बाद यूज सोल्जर गू और सार्जेंट गू के इमॉर्टल गू रेसिपीज माइल। अफसोस की बात है, उसका विटल गू कमांडर गू था। चेन डाजिएंग 5वां प्रवेश करने वाला था। उसका विटल गू कंस्टेबल गू था, लेकिन इसका इमॉर्टल गू रेसिपी नहीं मिला था। मुझे पुलिस गेट गू का रेसिपी मिला है, रैंक 1 से 6 तक। वो 1 पुलिस गेट गू, 2 पुलिस गेट गू और इसी तरह 6 पुलिस गेट गू तक हैं। पुलिस गेट गू आपस में जुड़े हुए हैं। उन्हें रिफाइन करने के बाद मेरा कंस्टेबल गू ऐसे कंस्टेबल्स बना सकता है जो एक गेट से दूसरे गेट तक तुरंत ट्रैवल कर सकते हैं। चेन डाजिएंग के बाद चाओ शू ये अंडर गई। उसका वाइटल गू क्राफ्ट्समैन गू था। फॉर्मेशन में प्रवेश करने के बाद उसने एक सर्टन मेटल पाथ विरासत से रेजोनेट किया और ब्लैकस्मिथ गू का रैंक 6 इमॉर्टल गू रेसिपी हासिल किया। ह्यूमन पाथ के दास बच्चे एक एक करके डेरिवेशन फॉर्मेशन में प्रवेश किए। अन सबको बड़ी प्राप्तियां हुई, लेकिन ये प्राप्तियां सभी अलग अलग भी थी। चाहे कुछ भी हो, यह डेरिवेशन फॉर्मेशन बहुत कमाल का है।
सिर्फ आधे दिन में सब इसकी वजह से पूरी दुनिया में ह्यूमन पथ के विकास में एक बड़ी तरक्की हुई है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल सच में इतिहास में नंबर 1 विजडम पाथ एक्सपर्ट हैं। ह्यूमन पाथ के दास बच्चे अत्यंत चकित उनकी एड़ी तेजी से चमक रही थी। वो फिर से फॉर्मेशन में प्रवेश करना चाहते थे लेकिन उन्हें माना कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि डेरिवेशन फॉर्मेशन नहीं कर सकता था, बल्कि वो खुद एक सीमा तक पहुंच चुके थे। डेरिवेशन फॉर्मेशन का सार ह्यूमन पाथ के दास बच्चों के रिसर्च रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके पिछले गू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स की विरासत से टकराना था, ताकि नए ह्यूमन पाथ रिसर्च रिजल्ट्स निकालने की कोशिश की जा सके जो पहले कभी संभव नहीं थे। ह्यूमन पाथ के दास बच्चों ने सिर्फ थोड़े समय के लिए कल्टिवेट किया था, वो सब रैंक 5 गू मास्टर्स उनकी नींव सीमित थी। उनकी सारी मौजूदा क्षमता पहले ही इस्तेमाल हो चुकी थी। अगर वो फिर से अंदर जाते तो उनके दिमाग सिर्फ विरासतों से भ्रष्ट हो जाते, जिससे वो नए विचार पैदा करने और नवाचार करने से रुक जाते, उनके भविष्य के विकास को सीमित कर देते। वो अब नए अंकुर की तरह थे। इस सार के इंजेक्शन के बाद उन्हें लंबे समय तक आराम करने की जरूरत होगी, वरन अतिरिक्त मदद उनकी ह्यूमन पाथ में नवाचार की रचनात्मकता को बर्बाद कर देगी। उनके उज्जवल भविष्य धुंधले और निराशाजनक हो जाएंगे, उनसे कोई उम्मीद नहीं बचेगी। चैप्टर एंड।